नमस्कार, होम टीवी भारत में आपका स्वागत। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार विकास और उन्नति के ऊंचे शिखर की ओर बढ़ रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा में संकट जैसी चुनौतियों से निपटने का भी मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी से देश को दिया है और बिना किसी आधिकारिक आदेश और देशवासी उसका पालन कर रहे हैं। और वही कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी भविष्यवक्ता है तो वे यहाँ भी बता दें कि 2047 से पहले कांग्रेस की सरकार बन पाएगी या नहीं। उन्होंने दावा किया है कि ना प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और ना ही केंद्र सरकार में कांग्रेस की वापसी होगी। मोदी को आज 12 साल पीएम के रूप में पूरे हो गए हैं सर, बड़े आयाम उन्होंने देश के लिए लिखे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के कुछ नेता गैर जिम्मेदाराना ढंग से उस पर सवाल उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। केशव जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर ही आपकी सरकार केंद्र गिर जाएगी। ऐसे भविष्यवक्ताएं वो अपने बता दें, कांग्रेस की सरकार अभी 2047 से पहले कभी बन पाएगी क्या? मैं तो ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसके आधार पर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए न तो देश में कांग्रेस आने वाली है, न प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई किताब अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लॉन्च इवेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शिवराज सिंह चौहान को पुस्तक विमोचन के लिए बधाई दी और स्वाति मालीवाल ने कहा है कि इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान की 35 वर्षों के अनुभव का साझा किया गया है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और यह पुस्तक लोगों के लिए बेहद प्रेरणादायक साबित होगी। शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि उनके लर्निंग और एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं पीएम के साथ। शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ उनकी बुक अपनापन के लॉन्च पर। उनकी बुक में उन्होंने अपने 35 साल के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ उनको साझा करा है। मेरा ये मानना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ना सिर्फ हमारा देश बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है, हर समस्या से जूझ रहा है, लड़ रहा है और साथ ही बहुत ही तेज़ गति से प्रगति कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक लौते ऐसे नेता हैं जिनके एक आह्वान पे पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, आज भारत और भारतीयों का नाम बहुत ज़्यादा सम्मान से लिया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। शिवराज सिंह चौहान जी एक बहुत ही सरल इंसान है, एक बहुत ही अच्छे इंसान है और एक उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, देश के लिए अच्छे कार्यों के लिए बिताया है। तो उनकी जो किताब है वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड इट, स्पेशली अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस विद आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आई वुड रियली एनकरेज एवरीवन, स्पेशली द यूथ, टू रीड इट। राजस्थान के बीकानेर में बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया और बीएसएफ जवानों से संवाद किया। इस दौरान अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों की वीरता और समर्पण की सराहना की और उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवानों ने स्थापना काल से लेकर आज तक हर कठिन परिस्थिति में देश की सीमाओं की सुरक्षा की है
और गृह मंत्री ने कहा है कि चाहे बर्फ सिद्धा के पहाड़ हो या फिर 45 डिग्री से लेकर -45 डिग्री तापमान जैसी कठिन परिस्थितियां, सीमा प्रहरियों में साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और उन्होंने देश की सुरक्षा में बीएसएफ के योगदान को बेहद महत्वपूर्ण बताया। दो 2000 से ज्यादा शहीद सीमा प्रहरियों को मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। जब से बीएसएफ की स्थापना हुई तब से ये सीमा प्रहरियों ने न धूप देखी, न ठंड देखी, बारिश, कहीं पर घने जंगल, कहीं पर बर्फीली चोटियां, 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -45 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। और एक करते करते हमारे 2000 साथी अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिए हैं। ये 2000 सीमा प्रहरियों का बलिदान न केवल बीएसएफ, न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ भारतीयों पर बीएसएफ का एक प्रकार से ऋण है और उस पर पूरा देश गर्व करता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर बसपा नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। लखनऊ में बसपा सांसद बृजलाल ने मोदी सरकार के 12 वर्षों को देश के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में एक राष्ट्रवादी, हर वर्ग की बात करने वाली और बहुमुखी विकास करने वाली सरकार काम कर रही है। और बृजलाल ने कहा है कि किसी भी देश या प्रदेश का विकास तभी संभव है जब वहाँ शांति और सुरक्षा का माहौल हो, क्योंकि तभी निवेश आता है। और उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और उस समय भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। बसपा सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और माओवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई और यही वजह है कि पिछले 12 वर्षों का कार्यकाल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। सब हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। आज एक राष्ट्रवादी सरकार, हर वर्ग के विकास की बात करने वाली सरकार, हर क्षेत्र में चहुर्मुखी विकास, वो उसका कार्यकाल आज 12 साल पूरा हुआ है। इसलिए हम सब भारतीयों पर गर्व है। एक चीज़ याद रखिए, किसी देश में, किसी समाज में, किसी प्रदेश में विकास तब होते हैं जब वहाँ शांति सुरक्षा ठीक हो, तभी बाहरी निवेश आता है। कांग्रेस में क्यों नहीं आता था? रोज ब्लास्ट होते थे, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद, मुंबई ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, लखनऊ ब्लास्ट, अयोध्या ब्लास्ट, पूरे देश में धमाधम। और उस समय सरकारें कहती थी कि साहब ये तो भगवा आतंकवाद है। इसी तरह से लखनऊ में अखिलेश जी ये जब आए तो 13 में इन्होंने 14 आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली थी। इतना बड़ा तुष्टीकरण है। लेकिन मोदी जी ने आतंकवाद पर, माओवाद पर जीरो टॉलरेंस रखा, समाप्त कर दिया। इसीलिए आज देश, जब मोदी जी हुए थे 14 में तो 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 4थी अर्थव्यवस्था हैं और 2 साल बाद जर्मनी को बिछाड़कर हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। केवल अमेरिका, चाइना हमारे ऊपर उसमें रह जाएंगे। इसलिए ये 12 साल का कार्यकाल जो है ये पूरे विश्व में एक उदाहरण है और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
कोलकाता में आम जनता उन्नयन पार्टी यानी AJUP के प्रमुख हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें बंगाल सीमा में होने वाले घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। और हुमायूं कबीर ने कहा है कि जो भी व्यक्ति बाहर से अवैध रूप से देश में प्रवेश करेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होना स्वाभाविक है। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले का वह स्वागत करते हैं और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और सीमा सुरक्षा को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीजा लेके कोई देश के सफर कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 100 साल से मेरा जो भारत का नागरिक है, मेरा इंडियन सिटीजन है, तो इनके लिए तो कोई खतरा नहीं है ना। जो वो मैं बॉर्डर क्रॉस करके कोई इलीगल सिस्टम में आएगी तो उनको खिलाफ तो पुलिस वाला कार्रवाई करेगी, कदम उठाएगी। BSF को जो जमी है, बहुत सारी टेलीकॉम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है। दिल्ली में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेटवर्क लाइसेंसिंग को और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर समानता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेटवर्क लाइसेंसिंग पर फैसला भारत सरकार और TRAI लेता है। और निशिकांत दुबे ने बताया कि देश में करीब 90% मोबाइल ग्राहक प्रीपेड है, जबकि 10% पोस्टपेड उपभोक्ता है और कंपनियां पोस्टपेड ग्राहकों को ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर 2 से 3 और बैठकें की जाएगी। और साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X का उदाहरण देते हुए कहा है कि पेड यूजर्स को ज़्यादा कैरेक्टर्स लिमिट मिलती है, जबकि नॉन पेड यूजर्स को यहां सुविधा नहीं मिलती। इस मामले पर भी बैठक बुलाई जाएगी क्योंकि सरकार सभी नागरिकों के लिए समानता चाहती है। क्या है कि नेटवर्क है, नेटवर्क के लाइसेंसिंग कंडीशन ट्राई तय करती है, भारत सरकार तय करती है। उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रीपेड हैं। 90% कंज्यूमर जो है प्रीपेड है, 10% कंज्यूमर पोस्टपेड है। कई कंपनियां पोस्टपेड को ज़्यादा सुविधा देना चाहती है, प्रीपेड को कम देना चाहती है। तो उसी को हम लोग समझने के लिए आए हैं। अभी हमने कंक्लूड नहीं किया है और भी 2-3 मीटिंग हम लोग को करनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गूगल से लेके अमेजन और उसकी जो जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो इवन आप समझिए इसके दायरे में फेसबुक से लेके एक्स तक जो है वो आ जाता है कि वो किसको क्या सुविधा देती है। जैसे एक्स में आप कुछ पैसा दिए तो आपको ज़्यादा जो है लिखने की छूट मिलती है और दूसरे को कम छूट मिलती है। तो उन सबों को हम बुलाएंगे क्योंकि हमको 140 करोड़ लोगों को देखना है और सबों को जो है समान अधिकार मिले। राइट ऑफ इक्वलिटी ये संविधान तय करता है, उसी के लिए आज नेट न्यूट्रलिटी जो है वो इसको लेकर के भी इतना ये बात इम्पोर्टेंट वही था ना। नेट न्यूट्रलिटी वही इम्पोर्टेंट है कि सभी कंज्यूमर जो 140 करोड़ लोग जो भी नेट का यूज करते हैं उनको समान अधिकार के साथ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के तहत अधिकार मिले। वो एक बड़ा विषय है जिसके लिए हमारी कमेटी चिंतित है और सभी लोगों ने जो है अच्छे विचार रखे।
उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बिजली पानी की समस्या और किसानों के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से पूरा देश परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हालत और ज़्यादा खराब है। अयोध्या में लोगों को पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि बिजली व्यवस्था बेहाल है। और उन्होंने कहा है कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद समय पर बदले नहीं जाते, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छाया रहता है। और अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि प्रदेश में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और किसानों की यूरिया और खाद नहीं मिल रही है। और स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। और सपा सांसद ने देश की आर्थिक स्थिति और युवाओं के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। रसोई गैस के प्रतिदिन दामों के बढ़ोतरी से पूरा देश परेशान है। और उसमें अगर परेशानी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा परेशानी बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो धरती अयोध्या, यहाँ परेशानी और बढ़ गई है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बिजली की जो हालत है वो बहुत खराब है। एक एक सप्ताह तक ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता। और अगर बदला भी जाता है तो 1 घंटे में ही जल जाता है। पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में बिजली के लेकर अंधकार है। सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए हैं, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। महंगाई का ये आलम है कि आसमान छू गई है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका के हाथ गिरवी हो गई है, ट्रंप के हाथ में गिरवी हो गई है। अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हमारी विदेश नीति अमेरिका के ट्रंप के हाथों में गिरवी हो गई है। आज मुंबई के मीरा रोड में ईद उल अजहा से पहले कुर्बानी के लिए बनाए गए सीट को लेकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक का बयान सामने आया है। प्रताप सरनाइक ने कहा है कि एक सोसाइटी में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और ऐसे में यदि सोसाइटी परिसर के भीतर कुर्बानी दी जाती है तो दूसरे समाज के लोगों में नाराजगी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर पहले से ही कुर्बानी के लिए अलग और निर्धारित स्थान तय कर दिया जाए तो इस तरह के विवादों से बचा जा सकता है। मंत्री ने यह भी कहा है कि सोसाइटी परिसर में कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और भविष्य में ऐसे विवाद दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मेरा भाईंदर में बहुत सारे जगह पे ऐसे जो बकरी ईद के दौरान किस्से होते रहते हैं। पिछले 3 साल से जेपी इंफ्रा के एक बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे भी जानबूझकर सोसाइटी के अंदर बकरे लेके जाके बकरे काटने की कुछ सूचनाएं हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों को मिली थी, तो रास्ते पे आए थे। हमारा ये कहना है पूनम सागर हो, जेपी इंफ्रा हो, सोसाइटी के अंदर कोई अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वो बकरी ईद पे बकरी की कुर्बानी करते हैं। मगर जैन समुदाय के लोग रहते हैं, गुजराती समुदाय के लोग रहते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं। वहाँ पे अगर सोसाइटी के प्रिमाइसेस में अगर बकरे काटेंगे तो निश्चित रूप से वो समुदाय नाराज होता है। तो पुलिस ने पहले ही दखलंदाजी करते हुए बकरे काटने के लिए बकरों की कुर्बानी की अगर एक जगह बनाई तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होगी। चाहे पूनम सागर हो, जेपी इंफ्रा हो,
ऐसी सोसाइटी में ये बकरे काटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऐसे मैंने पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को बोला है। मगर अभी तो फिलहाल इतने बड़े पैमाने पे ये बात नहीं हुआ, मगर भविष्य में भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा गर्मा गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार लगातार फेक एनकाउंटर करने की साजिश करती रहती है। उन्होंने इसे संस्कृति और संविधान और लोकतंत्र व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताया। और सपा प्रमुख ने कहा है कि फर्जी एनकाउंटर संविधान के दिए गए न्याय और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। और उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती हैं। और इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीति और एनकाउंटर की नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। मैं अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, जो हमारे देश की संस्कृति, संविधान, विधान और स्वस्थ सामाजिक सोच के लिए एक चुनौती बन गया है। ये मुद्दा फर्जी इनकाउंटर का है। एक इनकाउंटर को सामान्य रूप से मुठभेड़ कहते हैं। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति में मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहां ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।